ओके, हम लोगों ने उस दिन समझा था कि एट्रियम की वॉल जो होती है यानी ऊपर वाली वॉल, ये क्या होती है? कंपैरेटिवली ये पतली होती है, थिन होती है, और नीचे की वॉल क्या होती है? थिक होती है। तो आप लोगों ने आंसर दिया था कि सर ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसको एट्रियम को बहुत शॉर्ट डिस्टेंस तक ब्लड को पुल करना है ना, या पुश करना है, जबकि वेंट्रिकुलर पोर्शन को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक पुश या पुल करना है। इज इट क्लियर? तो ठीक है, लेकिन अब और समझने वाली बात यह है कि जो राइट साइड का वेंट्रिकल है, दिस पोर्शन, इसके कंपैरिजन में जो लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल होता है ये ज़्यादा थिकर होता है। इट इज मोर थिकर, लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल इज मोर थिकर देन द राइट साइड। इतना समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अगर है तो कमेंट करते रहिए, मैं देखता रहूँगा, आपको आंसर देता रहूँगा। इस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं चलते चलते, है ना, कि ये कैसा सर्कुलेशन है। ये हार्ट के खुद के अंदर का सर्कुलेशन है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। 3 तरह के सर्कुलेटरी पाथ आपने देखा, एक जिसमें लंग्स बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता है और लेफ्ट साइड से ब्लड निकलता है ह्यूमन हार्ट के, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और राइट साइड में इकट्ठा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दूसरा, लंग्स में ब्लड पहुंचता है लेकिन राइट साइड ऑफ द हार्ट से पहुंचता है और फिर हार्ट के लेफ्ट साइड में पहुंच के आ जाता है, एट्रियम में कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ लंग्स इन्वॉल्व हुए, तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और तीसरा जो सर्कुलेशन है जो यहाँ पे खुद प्रेजेंट होता है, इसी को हम कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। राइट साइड में, लेट मी चूज डिफरेंट कलर, राइट साइड में, यहाँ राइट साइड में एक स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू होती है जिसको हम SA नोड कहते हैं, साइनो-आर्टरियल नोड। आप लोगों ने पिछली क्लास में पूछा था कि साइनो-आर्टरियल नोड को मैंने कहा था कि नेचुरल पेसमेकर होता है। आपने पूछा था सर ये नेचुरल पेसमेकर क्यों होता है, तो आप लोग आंसर जानते हैं ना कि नेचुरल पेसमेकर क्यों होता है। एग्जैक्टली क्योंकि नेचुरली ये इम्पल्स प्रोवाइड करता ही रहता है और जिसकी वजह से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है। आज हम यही समझेंगे कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होगा, क्योंकि उसी से ECG का डेवलपमेंट होना होता है। तो SA नोड का जो रिसीवर होता है, इसके इम्पल्स का जो रिसीवर होता है वो कौन होता है? वो होता है AV नोड। एक दूसरा नोड यहाँ प्रेजेंट होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पे प्रेजेंट होता है, और वो कौन होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या AV नोड। ठीक है, AV नोड से बंडल ऑफ हिस, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। गुड आफ्टरनून आप सबको, गुड आफ्टरनून। अर्जुन कुमार जी, विभा कुशवाहा जी, यस गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून भाई। ओके रंजना जी और सबको, जितने भी लोग हैं सबको गुड आफ्टरनून। आपके कमेंट्स यहाँ मुझे साइड में दिखते हैं इसलिए मुझे इधर देखना पड़ता है। खैर चलिए आगे शुरू करते हैं। तो बंडल ऑफ हिस फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक जो इधर चला गया, अब क्योंकि ये लेफ्ट साइड में गया तो लेफ्ट ब्रांच होगा, और दूसरा इधर, अब ये राइट साइड में आ रहा है तो राइट बंडल ब्रांच बोलते हैं। ठीक, और ऊपर एट्रियम की अगर हम बात कर लें तो ऊपर SA नोड की भी ब्रांचेस, यानी इसकी भी ब्रांचिंग यहाँ होती है। यू कैन सी द ब्रांचिंग्स। इसको हम कहते हैं बैचमैन्स बंडल, जो कि
एट्रियल पोर्शन में डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जितने भी आपको ब्रांचेस दिख रहे हैं ये एट्रियल पोर्शन में डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो प्लीज़ टाइप कर दीजिए, मैं मैसेज देख लूँगा, और अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत है। गुड। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ मायोकार्डियल सेल्स, या आप मायोकार्डियल टिश्यू भी कह सकते हैं। ओके, कोमल जी कह रहे हैं प्लीज़ कंटिन्यू, अर्जुन जी कह रहे हैं नेक्स्ट। ओके, आई विल कंटिन्यू। सो मायोकार्डियल सेल्स, मायोकार्डियल सेल्स को इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ह्यूमन हार्ट में जितना भी पोर्शन है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, स्पेशलाइज्ड सेल से बने हैं, मायोकार्डियल सेल्स, जो स्ट्रक्चर में वॉल्यूंटरी मसल्स की तरह दिखते हैं। चाहे हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और ये बिल्कुल स्ट्रिएटेड लाइंस आपको दिख रही होंगी। यू कैन सी द लाइंस, स्ट्रिएटेड लाइंस आपको दिख रही हैं, डार्क लाइंस दिख रही हैं। ये सारे के सारे कैरेक्टर कैसे हैं? स्केलेटल मसल वाले। लेकिन इनका फंक्शन कैसा है? स्मूथ मसल का, यानी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमस जो हमारे सिस्टम्स हैं पूरी बॉडी में, केवल नर्वस ही क्यों, बाकी जो मसल सिस्टम है ऑटोनॉमस, उनके बिहेवियर को ये फॉलो करता है। तो मायोकार्डियल सेल्स की दो खास बात हो गई। पहला तो इनका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? इनका स्ट्रक्चर हो गया स्ट्रिएटेड मसल्स यानी स्केलेटल मसल के जैसा, और इनका फंक्शन कैसा हो गया? इनका फंक्शन हो गया स्मूथ मसल के जैसा। दूसरी बात, यहाँ पे जो सेल्स होंगी ये सेल बहुत ही टाइटली पैक्ड होंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है, और टाइटली पैक्ड होने के साथ साथ इनके बीच में कुछ गैप जंक्शंस भी होंगे, और वो बहुत टाइट जंक्शंस होंगे, लाइक दिस। इनके बीच में जो जंक्शंस होंगे बहुत टाइट होंगे और ये इलेक्ट्रिकल विंडोज की तरह वर्क करेंगे। सो दीज वर्क एज इलेक्ट्रिकल विंडोज। ओके, गुड। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इसको विस्तार देते हैं क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट को और ये बूस्ट करेगा। अब यहाँ पे जो जंक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं ये इतने टाइट होते हैं कि इजीली एक सेल से दूसरे सेल में आयंस ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बहुत आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको याद रखना है कि ये बिल्कुल मसल्स जैसे नॉर्मल मसल्स हैं, बिल्कुल वैसी ही टिश्यू और सेल होगी। यानी मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? कोई बता सकता है? मैं देख रहा हूँ, यस। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऐसा कोई आयन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जिसके बिना मसल का कॉन्ट्रैक्शन ना हो पाए। मुझे लगता है थोड़ा देर हो रहा है, मैं खुद ही आंसर कर देता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम रहता है। कैल्शियम आयंस, यस, these are what? These are calcium ions which are frequently required for the contraction of muscles. तो चाहे वो कार्डियक मसल हो, चाहे वो स्केलेटल मसल हो, चाहे वो ऑटोनॉमिक मसल्स हो, कोई भी मसल हो, स्मूथ मसल हो, किसी के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए हमें चाहिए क्या होता है? कैल्शियम आयन के रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इज इट क्लियर? एम आई क्लियर? ओके, गुड। हाँ संगम जी, बिल्कुल सही, कैल्शियम, ठीक है। तो मसल्स में यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यू मस्ट नोट दिस कि मसल्स की जो भी सेल्स हैं यहाँ पे एकदम नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही होते हैं, लेकिन ये कैल्शियम रिच पार्टिकल्स होते हैं। इनमें क्या होता है? कैल्शियम का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, कैल्शियम रिच पार्टिकल्स होते हैं।
मेरे ख्याल से इतना तो बहुत इजीली अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, गुड। दीपशिखा जी, कैल्शियम एंड कैल्शियम एंड कैल्शियम, थैंक यू थैंक यू। कैल्शियम होता है, गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये एलाबोरेटेड व्यू है दो मायोकार्डियल सेल के बीच में किस तरह का जंक्शन प्रेजेंट है उसको दिखा रहा है। इसको ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, अब इम्पल्सेस कहिए या आयन कहिए, पॉजिटिव आयन्स हैं, और ये आसानी से गैप जंक्शन को पार करके दूसरे सेल में जाते हैं और यहाँ पे फिर ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इनिशिएट करते हैं। कैसे करते हैं इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में समझेंगे, उसके पहले एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सो 4 चैम्बर्स हो गए, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो 4 चैम्बर्स हैं, इनमें ऊपर का जो पोर्शन है एट्रियम है ना, ये जो ऊपर का पोर्शन है जो कि एट्रियम है, ये एक साथ सिस्टोल करेगा और एक साथ डायस्टोल करेगा। फिर से समझिए, जो एट्रियम का पोर्शन है वो एक साथ सिस्टोल करेगा और एक साथ डायस्टोल करेगा। इतना समझ में आ रहा है। अब इनके बीच में ये जेब्रा क्रॉसिंग्स प्रेजेंट हैं। यू कैन सी दीज आर व्हाट द जेब्रा क्रॉसिंग्स। ठीक है, और ये जो जेब्रा क्रॉसिंग होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस एनुलस। और ये फाइब्रस एनुलस नर्व इम्पल्सेस को बिल्कुल भी दूसरी तरफ ट्रांसफ़र नहीं होने देते। अगर यहाँ पे जो फायरिंग हो रही है, जो इम्पल्स क्रिएट हो रहा है, इम्पल्स जनरेट हो रहा है ना, ये जो फाइब्रस एनुलस है ये इनको पार नहीं जाने देते। सो दीज आर व्हाट, दीज आर अगेन द बैड कंडक्टर्स, these are the bad conductors, okay, these are the bad conductors for the electrical activity of the SA node, electrical activity of the SA node. Am I clear? Okay, good. So there is only one connection, there is what, only one connection. You can see this, there is only one connection between atrium and ventricle, and this connection is known as AV node. This connection is known as AV node. यानी जो भी impulses होंगे वो AV node पे जाएंगे, AV node रिसीव करेगा और AV node ही आगे ले जाएगा। AV node के नीचे बंडल ऑफ हिस शुरू होता है जो दो साइड में बढ़ जाता है। अब और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते हैं, थोड़ा और डीप चलते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा और डीप चलते हैं। एवी नोड के नीचे जो ये बंडल ऑफ हिस देख रहे हैं, ये माइलिनेटेड पार्ट है। ये कैसा पार्ट है? माइलिनेटेड पार्ट है। माइलिनेटेड पार्ट का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रीली जनरेट नहीं हो पाएगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रीली जनरेट नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर? और ये जो राइट साइड का बंडल निकल रहा है, जिसको कि पुरकिंजे फाइबर भी कहते हैं, राइट साइड वाला, दिस इज ऑल्सो माइलिनेटेड अप टू 3/4 पोर्शन ऑफ दिस टोटल लेंथ। यानी इस पूरे पोर्शन में कहीं भी इस पूरे के पूरे पोर्शन में कहीं भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी इस पार्ट से। मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी वो सिर्फ लेफ्ट परकिंजे फाइबर की वजह से होगी। ये समझ में आ रहा है? और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को जो डिवाइड करने वाली सेप्टम है उसको इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या है? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाली जो सेप्टम है
इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि यहाँ से हमें समझ में आएगा कि ईसीजी का डेवलपमेंट होता कैसे है। ओके, मान लीजिए कि ये है सेल नंबर 1, ये है सेल नंबर 2, ये है सेल नंबर 3, ठीक है। और इस सेल में जो एक्टिविटी होगी उसको मैं यहाँ रिकॉर्ड करूँगा। तो शुरू में मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल होगी भाई, यहाँ पे प्लस होगा, यू कैन सी दोनों को रिलेट करना है आपको अब साथ में, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इन दोनों को रिलेट करते हुए चलना है। ये जो ग्राफ बनेगा और साथ में यहाँ जो एक्टिविटी होगी, बहुत अच्छे से समझते हुए चलिएगा आप लोग। ओके, इनिशियल पोजीशन की हम बात कर लेते हैं। तो इनिशियली कैल्शियम आयन सेल के बाहर बहुत ज़्यादा होते हैं और पोटेशियम सेल के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। पोटेशियम सेल के अंदर होते हैं, कैल्शियम बाहर होते हैं, सोडियम बाहर होते हैं इनिशियली। यानी जब क्या हो रहा है कि जब ये सेल किस पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में है। जब ये सेल क्या कर रही है? रेस्ट कर रही है। तो इस टाइम पे जो ये वोल्टेज डिफरेंस होगा यहाँ पे, यू कैन सी, तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज डिफरेंस होगा जिसमें कि इनर साइड ज़्यादा निगेटिव है आउटर सरफेस के कंपैरिजन में, दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होती है वो होती है -90। नॉर्मल मायोकार्डियल सेल की बात हो रही है, यानी हमारे जो दिल की जो सेल्स होती हैं, दिल है ना, दिल की जो सेल होती है नॉर्मल कंडीशन में जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो है -90 मिलीवोल्ट। इसको न्यूरॉन के साथ कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप लोग कि वहाँ तो 70-60 होता है, नहीं, उससे कंफ्यूज नहीं होना। ये हार्ट की बात हो रही है, हम हार्ट की नॉर्मल सेल्स की बात कर रहे हैं, मतलब हार्ट के सेल्स की बात कर रहे हैं। तो ये 90 मिलीवोल्ट है, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा -90 मिलीवोल्ट। इसमें कहीं कोई दिक्कत? जब इसमें स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया, जब हम लोगों ने क्या किया? स्टिमुलस प्रोवाइड किया। तो स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है? 2 इवेंट होते हैं। पहला इवेंट तो ये हो सकता है कि सोडियम फटाफट अंदर आने लगेगा, अ लिटिल सोडियम विल कम इनसाइड। सबसे पहला क्या होगा? अ लिटिल सोडियम विल कम इनसाइड। व्हेन लिटिल सोडियम विल कम इनसाइड, what happens? This negative value now move to the positive, means less negative value. Eventually ये क्या हो सकता है भाई? ये -80 होगा, -70 होगा, -70 मिलीवोल्ट होगा। -70 मिलीवोल्ट जो है वो यहाँ पे थ्रेशोल्ड का काम करता है। -70 मिलीवोल्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा, -70 मिलीवोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस है, वो यहाँ पे थ्रेशोल्ड का काम करता है। और इस थ्रेशोल्ड की वजह से एकदम से ये बिल्कुल सीधी लाइन बनती है, और ये लाइन कहाँ तक जाती है? 0, +10 और +30 तक भी जा सकती है। 0, +10 एंड +30 तक जा सकती है। इज इट क्लियर? ओके,
So this is what 70 millivolt, this is 90 millivolt, and it moves up to, this is plus 10, this is 0, this is maximum plus 30, maximum plus 30. अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जब ओपन हो गया तो बहुत सारे सोडियम आए होंगे, जाहिर सी बात है कि बहुत ढेर सारे सोडियम अंदर आए होंगे, हैवी इन्फ्लक्स हुआ होगा. लेकिन थोड़ी ही देर के बाद, जस्ट आफ्टर शॉर्ट ड्यूरेशन, ये क्या होते हैं? क्लोज हो जाते हैं. मतलब कि सोडियम गेट बंद हो गया. अब सोडियम गेट बंद तो हो गया, लेकिन तब तक क्या हुआ कि अंदर पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये पूरी तरह से एक पूरा का पूरा पार्ट अंदर पॉजिटिव हो चुका है एज कंपेयर टू द आउटर सरफेस. और ये जो आउटर सरफेस होगी ये क्या हो जाएगी? ये नेगेटिव हो जाएगी. ये कैसी हो जाएगी? ये नेगेटिव हो जाएगी. यस, नाउ दीज आर नेगेटिव. तो आपने देखा कि ये चेंज हो गया, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल वो है चेंज हो गया. इस पार्ट को हम कहते हैं depolarized part, and the activity which actually takes place here is the depolarization. Depolarization होते ही क्या होगा कि इस पार्ट में यहाँ पे कुछ और स्पेशल विंडोज होंगे. There are some more special windows. ठीक है? ओके, देयर आर सम मोर चैनल्स जो कैल्शियम के इनपुट को और साथ ही साथ पोटेशियम के आउटपुट को फैसिलिटेट करते हैं. सिंपली इट मीन्स द efflux of potassium takes place, and as well as at the same time the influx of calcium ion takes place, due to which for a short duration when potassium move out rapidly, for a short duration this will move up to the 10 और 0. यानी ये फिर से कहाँ पहुँच गया? 0 पे. पोटेंशियल कहाँ पहुँचा? 0. लेकिन इसी टाइम पे हो क्या रहा है? इसी टाइम पे दो एक्टिविटी हो रही है, एक और दूसरी एक्टिविटी इसके साथ साथ हो रही है ना. दो अलग अलग लाइन क्यों बनाई है भाई? क्योंकि दोनों एक साथ हो रहा है. मतलब पोटेशियम बाहर निकल रहा है और कैल्शियम अंदर आ रहा है. तो ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे क्या आता है? प्लेट्यू फेज आ जाता है. थोड़ी देर के लिए यहाँ पे क्या आ गया? प्लेट्यू फेज, यानी ठहराव की स्थिति आ जाती है. ठीक है. बट एज सून एज द potential will move at this side, and after very few duration what happens कि ये जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं ये बंद हो जाते हैं. यानी अंदर आने वाले कैल्शियम आयंस की एंट्री बंद हो गई. बट एज द टाइम प्रोसीड्स व्हाट द पोटेशियम विल बी aggressively move outside, because ये चैनल और भी aggressively open हो जाते हैं. तो बहुत ज़्यादा efflux हो जाता है, highest efflux होता है. इसकी वजह से ये फिर से -90 पे चले जाते हैं. और अभी तक ये सारे के सारे पोर्शन अंदर ये पॉजिटिव हो गए. अभी तक जो भी नेगेटिव मेम्ब्रेन था यहाँ सब पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव मेम्ब्रेन हो गया. यू कैन सी दिस. ये पूरी की पूरी सेल इसी तरह से वर्क करती है. तो वापस -90 पे आ गया. तो ये कौन सा पोटेंशियल है? रेस्टिंग पोटेंशियल. अब आपने देखा ये पीक डेवलप हुए है ना. इसी तरह का डेवलपमेंट होता रहता है. यहाँ पे गैप जंक्शंस, और यहाँ से पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं बगल वाली मायोकार्डियल सेल में, जहाँ पे फिर यही ग्राफ आपको मिलेगा. ठीक है. फिर इसी तरह से ये नेक्स्ट में मूव करेंगे एंड सेम अगेन द रिजल्ट इज वेरी वेरी सेम टाइप ऑफ ग्राफ विल बी ऑब्टेन्ड. तो यही एक्टिविटी होती रहती है.
अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट यहाँ डेवलप कर लीजिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है भाई पूछ सकता है। व्हाट इज ई फ्लक्स विनोद जी? ओके, ई फ्लक्स का मतलब होता है बाहर निकलना। इस सेल से कोई भी चीज अगर बाहर निकलती है उसको हम बोलते हैं ई फ्लक्स, और सेल के अंदर कोई चीज आती है तो उसको बोलते हैं इनफ्लक्स, IN, इनफ्लक्स एंड ई फ्लक्स। तो चीज आपने यहां पढ़ी वो ऐसे नोड के लिए अप्लाई नहीं होता है। आपने जो इंपल्स जनरेशन यहां पढ़ा मायोकार्डियल सेल्स में, वो ऐसे नोड के लिए अप्लाई नहीं होता है। ऐसे नोड की जो सेल होती है, चलिए मैं एक सेल डिजाइन कर देता हूं, आप समझ लीजिए कि ये ऐसे नोड की सेल है। तो ऐसे नोड की सेल पे कुछ और भी कलर है, मैं पिंक कलर चूज कर लेता हूं, ठीक है। तो ऐसे नोड के जो सेल है यहाँ पे कुछ गुलाबी गेट होते हैं, पिंकिश, है ना, एंड दीज आर व्हाट फनी गेट्स। ये बहुत ही फनी होते हैं भाई, फनी गेट्स। ये क्या होते हैं? फनी गेट्स होते हैं। जबकि बाकी जो है वो सोडियम, फास्ट सोडियम गेट्स होंगे, और साथ ही साथ क्या होंगे? लेस एफिशिएंट कैल्शियम गेट्स होंगे, ठीक है। अब देखिए फनी गेट का क्या काम है। फनी गेट का जो वर्क है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। क्यों? ये किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे नोड की। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको ECG बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो फनी गेट जो होते हैं ये अपने आप इंपल्स जनरेट करते हैं, और यहाँ पे कोई भी ट्रू रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं होता है। देयर इज नो ट्रू रेस्टिंग पोटेंशियल, और यहाँ पे जो रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो होगी -60, जबकि मायोकार्डियल सेल्स में ये -90 मिली वोल्ट है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन SA नोड एंड अदर मायोकार्डियल सेल्स, यू मस्ट नोट दिस, ओके। और यहाँ पे क्या होगा कि फनी गेट जैसे ही यहाँ पे आपका पोटेंशियल -40 तक पहुँचेगा, यही थ्रेशोल्ड होगा, जैसे ही पहुँचेगा वैसे ही सोडियम के इनफ्लक्स को बढ़ा देते हैं और अंदर ये सोडियम आ जाते हैं। सोडियम के आते ही फिर से मेम्ब्रेन की पोटेंशियल चेंज हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि फिर ये चैनल ओपन हो जाता है और हाई अमाउंट ऑफ पॉजिटिव आयन विल इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड, एंड एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस दैट सम कैल्शियम आर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड। और इस तरह से ये कुछ इस तरह का पीक बनाते हैं, है ना। और फिर इसके बाद ये, क्योंकि ये चैनल्स थोड़ी ही देर में बंद हो जाते हैं, और यहाँ पे फिर पोटेशियम बाहर निकलता है, और यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप भी होते हैं, बाकी अदर पंप्स होते हैं जो जल्दी से फिर क्या करते हैं, ओरिजिनल स्टेट में लाते हैं। तो कुछ इस तरह के इंपल्स जनरेट होते हैं, जबकि यहाँ के जो इंपल्स जनरेट हो रहे थे वो कुछ इस तरह जनरेट हो रहे थे। सो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द अदर मायोकार्डियल सेल्स एंड द सेल्स ऑफ द पेसमेकर, दैट इज SA नोड, ठीक है। और एक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे एक वर्ड है। एक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि जब मेम्ब्रेन चेंज होगा तो डीपोलराइजेशन होगा, यानी करंट का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, आगे की डायरेक्शन में होगा। रीपोलराइजेशन होगा तो फिर मूवमेंट होगा, यानी दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो डीपोलराइजेशन हो चाहे वो रीपोलराइजेशन हो, दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो अपोजिट साइड में हो रहा हो और चाहे वो सेम साइड में हो रहा हो। इट मीन्स दे आर परफॉर्मिंग सम एक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज है जो मैं आपको बता रहा था कि ये ऐसे नोड है और ये बाकी सिंपल सेल्स हैं जो डिफरेंसेस हैं। फटाफट बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECG मशीन में एक्चुअली 12 लीड होते हैं, 12 लीड्स, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो इनका क्या होता है, एक सिंगल व्यू होता है, सबको मिला करके जो 12 लीड का आउटकम होता है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें एग्जैक्टली मतलब कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बनना है, हमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ? Electrocardiograph is a device which records
electrocardiograph is a device which records the electrical activity of the human heart, and that graphical representation is known as electrocardiogram, and the phenomena is electrocardiography, but all these terms are simply known as ECG. ठीक है, इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, थैंक यू सबको, थैंक यू आप सबको, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, थोड़ा सा और बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। जो ह्यूमन हार्ट है ये 4 चैम्बर से बना है, लेकिन इन सब में क्या है, मायोकार्डियल सेल्स हैं, जिसको आपने समझ लिया। ठीक है, अब ये बहुत खुश हैं क्योंकि इनको 12 लीड लगा दिया और सामने वाला भी खुश है भाई, तो खुशी का इजहार हो रहा है। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ईसीजी है वो गैल्वेनोमीटर पे वर्क करता है। ईसीजी मशीन और डिवाइस एक्चुअली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर व्हिच what identify the small movements of electrical activity। कितना भी छोटा मतलब हो उसको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसको आइडेंटिफाई करता है। बहुत छोटा होगा तब तो इम्पॉसिबल है, बट आइडेंटिफाई करता है। तो गैल्वेनोमीटर के कॉन्सेप्ट पे है। यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर बना लिया और हमने एक स्मॉल पार्ट यहाँ से बाहर निकाल लिया। ओके, एक छोटा सा पार्ट हमने बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद अब एक छोटा सा टेस्ट करेंगे हम, और टेस्ट में बस हम ये समझेंगे कि ये जो पीस है इनिशियली ये जो मायोकार्डियल पीस है, ये टिश्यू है, इनिशियली क्या होगा, ये अंदर नेगेटिव होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड, है ना। और यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। दिस इज इनिशियल पोजीशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर मींस 0, दिस इज नेगेटिव साइड, this is -1, sorry, it is -1, and this is +1. This is what? +1 means this is positive side of deflection and this is negative side of the deflection. Now we apply the galvanometer electrodes, the positive electrode to this side and the negative electrode to this side of the membrane, and provide the stimulus. Now we provide the stimulus at negative side of the electrode of this galvanometer electrode. इतना क्लियर है, ये सबको दिख रहा अच्छे से? देखते रहिए। तो जब यहाँ पे स्टिमुलस प्रोवाइड होगा तो होगा क्या भाई, तो ये पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि सेल में कैसे पॉजिटिव आयंस का इन्फ्लक्स होता है, हैवी इन्फ्लक्स होता है। तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी और ये वेव्स धीरे धीरे अगल बगल की मायोकार्डियल सेल्स में एंटर करती चले जाएंगी, मूवमेंट करेंगी। कैसी मूवमेंट हो रही है, फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, और आयंस कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। यानी ये जो वेक्टर बनेगा, अगर इस वेक्टर को हम थोड़ा बड़ा बना दें लाइक दिस, तो इस वेक्टर का हेड कैसा है, पॉजिटिव है, और ये जा किधर रहा है, पॉजिटिव पोल की ओर। तो नीडल किधर डिफ्लेक्ट करेगी, नीडल पॉजिटिव डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी, यानी ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा। तो नीडल का डिफ्लेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव साइड में होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है। और अगर ये पूरी तरह से डीपोलराइज हो जाता है मेम्ब्रेन, यानी पूरा का पूरा जो सेल यहाँ पे प्रेजेंट है वो 100% पॉजिटिव हो जाता है, तब क्या होगा, तब नीडल ओरिजिनल 0 पोजीशन पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो कोई करंट फ्लो कर नहीं रहा है। जब करंट फ्लो करेगा तब तो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होगी, अब तो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होगी नहीं, तो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। अच्छे से समझ में आ गया? गुड। गया नीडल का, ठीक। इसी तरह का एक और कंडीशन हम समझ लेते हैं कि अब ये पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुकी है, जो हमारी हार्ट की जो सेल्स हैं वो सब पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुकी हैं, तो ये बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। एट द सेम टाइम अब रीपोलराइजेशन होगा तो नेगेटिव पोटेंशियल फिर से डेवलप होगा, और अब की बार ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है नेगेटिव पोल की ओर आएंगे। फिर से समझिए, नेगेटिव पोटेंशियल मूव टू द नेगेटिव पोल, नेगेटिव पोटेंशियल मूव टू द नेगेटिव पोल, और नेगेटिव पोटेंशियल जब नेगेटिव पोल की आएगा तो फिर से जो डिफ्लेक्शन होगा पॉजिटिव साइड में होगा। किधर होगा, पॉजिटिव साइड में होगा। ये भी अच्छे से समझ में आ गया? गुड। अब आपको
डिफ्लेक्शन अच्छे से समझ में आ गया है, अब हम ईसीजी को पढ़ सकते हैं। अब आपके लिए ईसीजी समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए ईसीजी को समझते हैं बिना समय बर्बाद किए। ठीक है, अब देखिए SA नोड से जब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस निकलेंगे तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और ये सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? ये पॉजिटिव होंगे। और ये डायरेक्शन ऊपर से, ये देखिए ये नेगेटिव साइड है, हमने इलेक्ट्रोड का लगाया है, और ये पॉजिटिव साइड है। तो पॉजिटिव वेव्स पॉजिटिव साइड में मूव कर रहे हैं और एट्रियम जो है बहुत ही स्लो कॉन्ट्रैक्शन करता है, जेंटल कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो नीडल क्या होगा कि थोड़ी दूर जाने के बाद ऊपर आ जाएगा इस तरह से, तो पी वेव का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, किसका डेवलपमेंट हो जाएगा? पी वेव का। सो पी वेव इज व्हाट? पी वेव इंडिकेट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। द पी वेव इंडिकेट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियम। अब यहाँ पे फाइब्रस एनुलस है और ये है एबी नोड। एबी नोड इलेक्ट्रिकली बहुत साइलेंट होता है, तो यहाँ पे एक बेस लाइन बनती चली जाएगी इस तरह से, और बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ठीक, बंडल ऑफ हिस, ये याद रखेंगे कि ये माइलिनेटेड है। तो ये जो लेफ्ट साइड की बात हो रही है, लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। तो अब नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी वो यहाँ पे होगी और इसका डायरेक्शन होगा ऊपर की ओर, यानी ये पॉजिटिव आयंस होंगी बट नेगेटिव साइड की ओर जाएंगी। तो एक छोटा सा फास्ट पीक बनेगा एंड दिस इज कॉल्ड Q। दिस इज कॉल्ड Q। ओके, जब, और ये कहाँ पे हो रहा है? केवल इस पार्ट में, यानी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पे। Q इज द इंडिकेशन फॉर व्हाट? द डीपोलराइजेशन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इसके बाद ये जो पुरकिंजे फाइबर हैं ये फायर करेंगे और लगभग मैक्सिमम पार्ट ऑफ वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होगा, और इसका एक समेशन निकाल दिया जाए तो एक बहुत ही बड़ा सा पीक, एक बहुत बड़ा सा वेक्टर बनेगा इस डायरेक्शन में, जो कि पॉजिटिव साइड में जाएगा और पॉजिटिव पीक बनेगा। तो एक बहुत ही बड़ा पीक बनेगा लाइक दिस, एंड दिस इज कॉल्ड R। सो R indicates the major depolarization of the ventricle part, major depolarization of the ventricle part। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो एंड है ये फिर से अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। हालांकि ये होंगी पॉजिटिव, बहुत छोटी होंगी, लेकिन होंगी अपोजिट डायरेक्शन में। और वेंट्रिकल मोटा है, मैंने शुरू में समझाया था, वेंट्रिकल मोटा है, फास्ट कंडक्शन करेगा क्योंकि डायमीटर ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा होगी, तो एक फास्ट कंडक्शन होगा लेकिन बहुत छोटा सा कंडक्शन होगा। तो यहाँ पे बनेगा S। सो S वेव इंडिकेट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ द बेस ऑफ द वेंट्रिकल। यस, अब ये पूरी तरह से सिकुड़ गया है, पूरी तरह निगेटिव साइड में जा रही हैं, तो एक जेंटल डिफ्लेक्शन होगा ऊपर की ओर, एंड दिस इज व्हाट T वेव। तो इस तरह से P Q R S T वेव बनी। T indicates the repolarization of the ventricle। T indicates the repolarization of the ventricle। तो किसी भी नॉर्मल ECG से किसी भी बीमार आदमी का जो बीट होता है धक धक धक, और उसमें जो इम्पल्सेस बनते हैं आप मैच करा लीजिए। अगर रेगुलर इंटरवल पे ये बार बार नहीं रिपीट हो रहा, मतलब कि उसके हार्ट में प्रॉब्लम है और तुरंत उसको इमरजेंसी की ज़रूरत है, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। So this is the basic about the ECG development। Further इसकी और भी खूब सारी डिटेल्स हैं जिस